दादा ने अभी मीटिंग ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जैसे ही सभी साथी अभी एक्चुअली सभी एडमिट हो रहे हैं मीटिंग में, तो जैसे ही दादा और अपने दीपक जी गार्गव सर से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब आ जाए तो मुझे सूचना दे, या वो किस निकनेम से आएंगे वो पता नहीं मीटिंग में, तो वो थोड़ा सा आप मैं एडमिट सबको करता जाऊंगा मीटिंग में, लेकिन उनका परिचय दोबारा संपर्क करने का प्रयत्न करता हूं उनसे। जी जी। एक बार और रतलाम में कोविड महामारी के दौरान उल्लेखनीय सेवा देने वाले डॉक्टर अचित अग्रवाल भी आज हमारे बीच में भोपाल में आएंगे, लेकिन अब वो 300 से 400 ओपीडी रोज होती है उनकी अभी, तो हमने रिक्वेस्ट की, दादा ने भी रिक्वेस्ट की कि 10-15 मिनट जब उनको समय मिलेगा वो चौपाल को ज्वाइन करेंगे, और निश्चित तौर पे हम उनसे लाभान्वित भी होंगे। तो मेरा थोड़ा सा अनुरोध रहेगा आज की मीटिंग में कि यदि किसी डॉक्टर ने किस समय ज्वाइन किया तो हम सबको रोक के डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन और उनकी एडवाइस सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मीटिंग को जी मंत्री जी, मैं आदरणीय कृष्ण गोपाल जी मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग का संचालन करें, साथ ही भाई दीपक जी अग्रवाल, आदरणीय दादा सुमन सर से अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग का प्रारंभ करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम चौपाल का लाभ उठा सके। आदरणीय मंत्री। डॉक्टर साहब आ गए दोनों? नहीं, मंत्री जी डॉक्टर साहब नहीं आए अभी, वो रचित से बात हुई है, वो कभी भी ज्वाइन करेगा, उसके सहूलियत के हिसाब से 10-15-20 मिनट जब भी समय दे पाए। कोई बात नहीं। अरुण अग्रवाल साहब आ गए? हाँ, वो दीपक गार्गव जी संपर्क कर रहे हैं उनसे, हाँ। लेकिन तब तक अपन अपनी जो भी प्रोसेस है अपने को जो भी अपने साथियों को श्रद्धांजलि देना। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार, और आज की चौपाल की शुरुआत हम अपने जिन भी मित्रों परिचितों के परिजन ने इस आपदा के अंदर अपना जीवन खोया है उन सबके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस पूरे पिछले हफ्ते भी हमने चौपाल नहीं कर पाए थे, देवानंद भाई के जीजा जी का देहांत हो गया था, और उससे पहले आत्मा से का देहांत हो गया, और ये अभी ऐसा हो रहा है कि अपने ग्रुप में प्रतिदिन एक नई दुर्घटना की खबर आ रही है, और ईश्वर सभी मृतात्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस महादुख की घड़ी के अंदर हिम्मत है कि वो इससे निकल पाए, क्योंकि ये आपदा जो है एक तरीके से काफी कह सकते हैं क्योंकि ये युद्ध का रूप ले लिया है इसने। ये एक तरीके से जैविक वार है जो इस देश के ऊपर हुआ है, इसको हम कैसे क्या समझेंगे हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है धर्मेंद्र की 2 मिनट का अपन मौन रखेंगे, और 2 मिनट के मौन के बाद अपन चौपाल की कार्रवाई शुरू करेंगे। तब तक डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो उस हिसाब से हम चौपाल का आगे संचालन करेंगे, और यदि डॉक्टर साहब को 2-5 मिनट लगते हैं तो हम सभी साथी आपस में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए बहुत सवाल जवाब हो सकते हैं। हाँ दादा जी। मेरे का मौन तो अभी इसमें देखो दिक्कत आएगी। अपन एक काम करते हैं, आप गायत्री मंत्र का और नौका मंत्र का जाप कर लेते हैं। हाँ वैसा कर लेते हैं। 3 बार नौका मंत्र का जाप कर ले, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं अपन, और अपने पहले सब साथियों के जो नाम बोल देते हैं। धर्मेंद्र से कौन कौन साथी अभी बीच में देवलोक गमन हुए तो उन सबको अपन श्रद्धांजलि देते अपने उनके नाम सहित। हेलो, युवाम परिवार के अठवासे सर, दीदी प्रेरणा जी, और अभी कल ही अपना बिल्लोरे जी का देहांत हुआ है, और प्रेरणा जी तोगड़े, देवानंद भैया के जिया जी, परमानी जी, बहुत सारे साथियों को हमने खोया है इस कोविड महामारी। साबिर भाई की माता जी का भी हाँ बोला ना दादा, बोला पर एक्चुअली नाम डाले थे दुर्घटना के दावड़े को। हाँ दावड़े जी भी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। सभी को युवाम परिवार एक और अपने सीतामढ़ी वाले मल्हारगढ़ वाले दुर्घटना में। जी दादा एकदम नाम याद नहीं आ रहा, मुझे मीटिंग में एडमिशन भी करना है तो मैं 2-3 काम एक साथ कर रहा हूँ दादा। तो जितने भी युवाम परिवार अभी वर्तमान समय में जिनका 8 दिन 10 दिन के भीतर ही स्वर्गवास हुआ है,
उनको युवा परिवार अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं आदरणीय दादा से और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे 3 बार नवकार मंत्र का और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके मृत आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय दादा जी गोपाल, गायत्री मंत्र का जाप कर लो पहले। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोरे सवसाहुनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोरे सवसाहुनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोरे सवसाहुनं। मैं मांगलिक का पाठ करता हूँ जो जनरली शुरू करते हैं। एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानंच सर्वे सिंह पड़मम हवै मंगलम। मैं दिव्य आत्मा के साथ के लिए मांगलिक का पाठ करता हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़ंतो धम्मम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पड़ंतो धम्मम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पड़न्तो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। युवान चौपाल में आज सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी हमने नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप किया, हमारे युवाओं के कुछ साथी और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, भारतवर्ष में हमारे आसपास कई ऐसे मनुष्य हैं जो एक भयानक बीमारी का शिकार होकर काल को ग्रसित हो रहे हैं। उन सभी के प्रति हम श्रद्धानत हैं। प्रभु उनको सद्गति प्रदान करे। आज का विषय बड़ा गंभीर है और बहुत सी भ्रांतियां हम लोगों के बीच में फैली हुई है। बहुत सी चेतावनियां हैं, भ्रांतियां हैं, सब कुछ है। ऐसे में मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि मेरे को सर्दी हो रही तो मैं क्या करूं, या ऐसा है तो मैं टेस्ट कराऊं कि नहीं कराऊं, टेस्ट कब कराना चाहिए, है ना, बुखार आ रहा है तो क्या करूं मैं, या सीटी वैल्यू का क्या सिचुएशन है, दवाइयों की इंपॉर्टेंस है, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हैं और हमें किस स्थिति में काम करना चाहिए। इन सब चीजों पर करने के लिए आज चर्चा हमारे बीच में रखी गई है, जिसमें 2 डॉक्टरों से हमें कंसल्ट मिली थी। डॉक्टर अरुण अग्रवाल जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, मुंबई हॉस्पिटल बहुत जाने माने हैं, उनसे दीपक गार्गव जी की बदौलत, और दूसरे रचित अग्रवाल जी जो हमारे ही युवा परिवार से हैं, जो रतलाम में मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है और लगातार कोरोना पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर इसमें लेकर। तो मैं चाहता हूं कि जब तक वो लोग हमारे साथ जुड़े तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। और इस पर मतलब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग आजमाते हैं ड्यूरिंग द कोविड या करते हैं, और वो उसको एक नुस्खे के रूप में लोगों के बीच में भेजते हैं कि ये आजमाने से ऐसा होगा, ये आजमाने से ऐसा होगा। मेरा मानना है कि सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग,
खुद को क्वारंटाइन करना और अलग रहना और सुबह से शाम तक के हमारे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, क्योंकि कोई भी चीज इस बात की श्योरिटी नहीं ले सकती कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं करने से ऐसा हो जाएगा। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, डर का माहौल हम कैसे हटाएं, ये सारी चीजें आज हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार के लिए, समाज के लिए। और यदि हम एक एक व्यक्ति अगर समाज के 10 या 15-20 व्यक्ति को भी मदद कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, तो शायद सरकार के साथ साथ हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उस पर हम कुछ कर दिखाने की उस पर आ सकते हैं। तो मैं गोपाल भैया से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा में आज लोगों के मन में जो प्रश्न है उस पर हम आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, और साथ में जैसे ही हमारे साथ डॉक्टर जुड़ते हैं हम उन लोगों से पूरा लाभ लेंगे। गोपाल भैया बोलो पहले थोड़ा सा। जी दादा। गोपाल बात करने की बात बोलूं जी। हाँ दादा, आप बोलिए ना दादा। हाँ, देखिए अभी दीपक ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो ये एक सबसे जरूरी चीज हो गई है। वो भीड़ में न जाना है तो अपन मेंटेन करें, सभी लोग करें और करना भी चाहिए। पर अब ये अभी जो वायरस म्यूटेट होके जो चल रहा है उसमें हमें कुछ थोड़े से और ज्यादा प्रिकॉशनरी कदम उठाने की जरूरत है। अभी अखबारों में भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं कि अपने इस पे OTP पे भी सब बहुत सारी चीजें आ रही है, और अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी चीजें खराब है। कुछ चीजें अपने को अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव से भी पता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हम सभी लोग अपने परिवार में इस को अपनी दिनचर्या में इससे बचने के उपाय को शामिल करें। जैसे हमने चाय पीना शामिल किया, भोजन पीना शामिल किया है, पानी पीना शामिल किया है, और अन्य एक्टिविटी हमने शामिल की है, अपने स्नान करना है और मंजन करना है, ये एक अन्य गतिविधि आपने शामिल की है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसको भी अपनी गतिविधि का हिस्सा बनाए, क्योंकि अभी ये हमें पता नहीं कि ये वायरस कितने दिन का और रहेगा, उसके बाद में एक जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा। तो हम अपनी दिनचर्या में चीजों को शामिल करें। तो अब जैसे कि जो प्रमुख चीजें पहले बताई गई है, जिनका मैंने भी एक साल भर से भी प्रयोग किया, प्रयोग सकारात्मक रहा। तो जैसे 3 तो बहुत कॉमन बातें हैं कि हम गर्म पानी पिए। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार में प्रतिदिन सुबह हम सभी 1 गिलास कुनकुना पानी जरूर पिए, सभी। और दूसरा है कुल्ले करना। तो हम फिटकरी डाल के, नमक डाल के या लौंग का पानी करके कुल्ले कर सकते हैं। तो कुल्ले भी करना मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा है। जो ये दोनों इलाज गले के अंदर बैठे हुए वायरस को खत्म करने के लिए ठीक है। और एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आज नई दुनिया में भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ की भी एक न्यूज है कि भाप ले। और अपने युवाओं पे ये 3 दिन पहले भी डाली गई थी, 4 दिन पहले, जब से कि कम से कम 5 मिनट की भाप ले दिन में 3 बार। और कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है भाप लेने की। मैं अभी जैसे मैंने घर पे लेता रहता हूँ, मैं अभी घर पे सब लेते हैं, जो भी लेना चाहे, कि भाई कुछ नहीं है, अपन एक गर्म पानी कर ले, अपने गैस पे गर्म पानी कर ले, गर्म पानी करके एक लोटे में भर ले छोटे मुंह के, और उसको भाप ले। 5 मिनट गर्म पानी में भाप निकलती रहती है। 5 के मेरे अभी देखा 12 मिनट तक निकलती है। तो एक भाप लेना मतलब मुश्किल से टोटल प्रक्रिया में 7 मिनट लगता है। 5 मिनट की भाप लेने में, पानी गर्म करके भाप लेने खत्म होने प्रक्रिया में 7 मिनट लगते हैं। तो उसके लिए अपने युवा में जो आया था, बहुत बढ़िया आया था उसमें, कि जो घर पे 1 बार भाप ले, जो ऑफिस जाते हैं वो 2 बार भाप ले, और जिनको भीड़ में जाने का जब काम पड़े वो 3 बार भाप ले। आज नई दुनिया में जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ये अपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से है, उसमें 3 बार भाप लेने का लिखा, 5 मिनट का भाप ले। और उस भाप में सादे पानी की भी ले सकते हैं। और मेरे जो भाई है पुखराज, वो रहा करके, जो प्राथमिक चिकित्सा में काम कर रहा है, बैंक में, यूको बैंक में मैनेजर था, अपने युवा परिवार का ही है, और बाद में रिजाइन करके प्राथमिक चिकित्सा का बहुत बड़ा नामी चिकित्सक है यहाँ रतलाम का। उसका कहना है कि भाप के लोटे में पहले अजवाइन डाल दे 1 चम्मच, उसमें अदरक डाल दे, उसमें लौंग डाल दे 5, उसमें दालचीनी डाल दे, और उसमें 1 नींबू डाल दे, और फिर गर्म पानी उसमें डाल दे, 5 मिनट की भाप ले। तो ये भी ज्यादा इफेक्टिव है। अभी जो अखबार में लिखा और अपने जो युवाओं में भी सेम बात थी कि कोई मदुराई के डॉक्टर का बयान छपा अपने इसमें आया था कि नाक के अंदर छिपा हुआ बैक्टीरिया 5 दिन के अंदर सीधा फेफड़े में जा रहा, आज नई दुनिया में है।
वो पहले गले के माध्यम से आता था, सीधा फेफड़े जा रहा, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए भाप से अच्छा कोई इलाज नहीं है। तो एक तो ये भाप ले, ये सारा एक है। दूसरा जो मैंने अभी देखा है कि ये हेलो 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 आवाज आ रही दादा, आ रही। अरे बैटरी खत्म हो गई शायद। हाँ, बैटरी खत्म हो गई, मैं बाद में शेयर कर लूंगा, 2 मिनट बैटरी चालू कर लेता हूँ। आप दूसरे शुरू कर लेते हैं, दूसरे शुरू कर दो। दादा ने एक बहुत अच्छी बात हम लोगों के बीच में शेयर करी स्टीम लेने को लेके। मैंने अभी गुजरात के एक आयुर्वेदिक, आवाज आ रही ना धर्मेंद्र सर? हाँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, उनके जो डीन हैं जो भी वहाँ पे, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, और वहां पर उन्होंने जितने भी उनके स्टाफ है एज वेल एज जितने भी पेशेंट, नॉन कोविड पेशेंट जो उनके यहाँ किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको उन्होंने एक भाप का एक स्टीम लेने का एक सिस्टम बताया था कि आप 10 बार मुंह से भाप लें और उसको नाक से छोड़ें। सिमिलरली आप नाक से लेके 10 बार और उसको मुंह से छोड़ें। तो स्टीम लेने का भी एक सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम स्टीम की बात करते हैं तो चेहरे के ऊपर स्टीम ज्यादा वर्कआउट करती है, हम उसको फूंक मारते हैं तब जाके उसकी गर्म भाप जो है वो हमारी तरफ आती है। तो जब हम नाक से लेंगे उसको मुंह से छोड़ेंगे, और जब मुंह से लेंगे हम नाक से छोड़ेंगे। ऐसा अगर हम टेक्निकली उसको करेंगे तो जहां तक वो जाना चाहिए वो हमारा सबसे बड़ा टास्क है कि स्टीम जो है, हम जब बात कर रहे हैं कि भाई वो हमारे गले में यहाँ पर म्यूटेशन के रूप में है, तो उसको किल करने के लिए स्टीम का वहां पहुंचना भी जरूरी है। सो स्टीम ले लेना ही सब कुछ नहीं है, स्टीम को किस टेक्निक से लेना है, कैसे लेना है। जैसे दादा ने बोला उसमें अजवाइन ऐड कर लीजिए, अदरक ऐड कर लीजिए, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा फायदेमंद चीजें हैं। यदि हम उसमें ऐड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है ना। जैसे अभी एक चला कि भाई कपूर है और अजवाइन सीखी हुई और कपूर, उसके चूरे को अपन ने पोटली में बांध लिया और उसको हम सूंघ रहे हैं, तो वो भी आप देखेंगे जब हम नाक से एक तरफ से सूंघ रहे हैं अनुलोम विलोम की पैटर्न पे, एक बार इधर से सूंघा या एक बार इधर से, तो वो भी अंदर तक जा रही है उस पर्टिकुलर पार्ट में जहां पर हमें जो मेडिकल साइंस कह रहा है कि वो इतने दिन, 4 दिन 5 दिन वहां पर रहता है। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा एफर्ट जो लगना चाहिए वो उसको लंग्स में जाने पे रोकने पे लगना चाहिए। अगर हमने उस पार्ट पर काम कर लिया तो डेफिनेटली मान के चलो कि हम बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे। क्योंकि हॉस्पिटल की मारामारी, बेड का न मिलना, ऑक्सीजन का न मिलना या कोई इंजेक्शन का न मिलना, ये सब स्थिति तब जाकर निर्मित हो रही है जब हमारा वो अंदर लंग्स में पहुंच रहा है और लंग्स का इंफेक्शन लेवल बढ़ रहा है, तब हमारे बस में नहीं रहती चीजें। और हम देख रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप उसको रोकें, और रोकने के लिए सबसे ज्यादा, और चाहे हम बीमार हैं नहीं है, हम उसमें कोविड इन्फेक्टेड हैं या नहीं, इस प्रोसेस को करने में कोई बुराई नहीं है। दैनिक दिनचर्या का जीवन में इसको पालन करने में कोई बुराई नहीं। दादा का ये जो सबसे पंच लाइन आज दादा ने कही है कि जैसे हमने बाकी चीजों को हमारी जीवन में आदत में डाला है, अब इस 1 साल से इस अनुभव को हमारा ये कहता है कि अब इनको भी हमारे दैनिक जीवन में हमको आदत में डाल लेना चाहिए, तो ही हम सेफ रह पाएंगे। गोपाल भैया आगे। दीपक भैया आपने बिल्कुल सही बात बोली है। दादा ने जो अजवाइन और सारी गोपाल भाई कहते कि दादा आप ये अभी ये जो अभी पढ़ा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर वो नहीं नाम भूलवा मैं, विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने ऑफिस में मिलने वाले को के लिए पहले रखा कि 5 नीम के पत्ते खाए, उसके बाद उनसे मिलने के लिए आए। कंपल्सरी नहीं था, ऑप्शनल था। तो उन्होंने कहा था कि नीम के पत्ते भी बहुत उपयोगी है, और अभी नवरात्रि में अपन नीम का दूध भी पीते हैं नूरी। तो मेरा ऐसा कहना गोपाल कि क्या किसी को इस बात का अनुभव है कि मैंने ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि कोरोना के खिलाफ, वायरस के खिलाफ नीम कितना उपयोगी, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी हो तो कृपया शेयर करें। कोरोना के वायरस से लड़ने में नीम कितना उपयोगी है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, कितनी मात्रा में किया जाए, कब किया जाए, ऐसी जानकारी अगर किसी भी साथी के पास में हो तो कृपया वो शेयर करें। इनकी पत्ती। आदित्य जी बोलिए। बोलिए यादव जी, आवाज आ रही है, बोले। आदित्य जी आप कुछ बोल रहे थे नीम की पत्ती को लेकर, प्लीज आप अपने विचार व्यक्त करें। सर जो नीम अपने परिवार में आसपास में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो शायद हो सकता है हम काफी कुछ तक इसे समाज में कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। दीपक सर एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूंगा, और डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे चर्चा करना पड़ेगी क्योंकि वो बहुत थोड़ा सेंसिटिव विषय है। अधिकांश जो कैजुअलिटी हो रही है वो कैजुअलिटी इसलिए हो रही है कि RT-PCR की रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन तक नहीं आ रही है।
पहले तो 1-2 दिन आदमी अपने घर में इलाज करता है, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, छोटा मोटा करता है, फिर उसके बाद वो RT-PCR का इंतजार करता है 3-4 दिन, इतने में हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मेरे घर में अपना व्यक्तिगत अनुभव, एक परिवार के सदस्य को थोड़ी तकलीफ हुई, तो सबसे पहले मैंने उसका इलाज चालू कर दिया, क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की दवाई का पर्चा पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, वो अलग अलग जगह से अलग अलग, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। तो मैं अपना भले आप इरेशनल समझे, इलॉजिकल समझे, लेकिन मैंने उसका एनालिसिस किया तो पाया कि इसमें 8 आइटम लिखे हुए हैं जो रतलाम से चल रहा है पर्चा या और के आसपास की जरूरत है। उसमें से एक जिंक की गोली है, एक विटामिन सी की गोली है, एक मल्टीविटामिन की गोली है 3, एक ORS है 4 और भाप वगैरह लेने की जानकारी है। तो 4-5 तो ऐसी दवाई है जिसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, पहली बात। इसके बाद आती है 3 दवाई ऐसी है जिसमें एक को आपको कहा जाता है क्रोसिन लेना है या डोलो लेना है, एक कहा जाता है आपको कोई एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। ये 2 दवाई होती है और इसके लिए साथ में एक एसिडिटी की दवाई लेना होती है। तो ये 5 विटामिन और एक एसिडिटी की दवाई ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, रिपोर्ट आए उसके बाद भी। और प्रोटीन जो है वो भी आपको लेना है, केवल SOS बुखार को लेना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप दवाई केवल ले रहे हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। तो मेरा अनुरोध सब साथियों से ये है कि यदि थोड़ा बहुत भी सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर साहब आएंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि रिपोर्ट कराने और रिपोर्ट का इंतजार करने तक चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय यदि हम ये दवाई लेना चालू कर देते हैं तो मेरे को लगता है कोई हार्म नहीं है। इसमें फिर से बात करता हूँ कि इसमें जो 2 दवाई जिसको हम दवाई बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल और क्रोसिन, वो हम आमतौर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन पे OTC दवाई वैसे ही ले लेते हैं। और जहाँ एंटीबैक्टीरियल का सवाल है, हमें कोई खरोच आ जाती है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम हो जाता है, यदि हमारे कोई चोट आ जाती है, यदि पेट में दर्द होता है, तो भी हमको एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन की गोलियां कोई भी देता है डॉक्टर। तो ये ऐसी दवाई नहीं है कि आप कोई जहाँ जीवन में मृत्यु का सवाल आ रहा है वहां यदि छोटी मोटी दवाई आप अपने मन से ले भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा अपराध है। और लोग, मेरे परिवार में मैंने देखा है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गए केसेस, क्योंकि वो 3-4 दिन तक रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। और जिसको मैंने सलाह दी कि भाई तू रिपोर्ट आज भी आएगी तो क्या करेगा और नहीं भी आएगी तो क्या करेगा, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो क्या फर्क पड़ना है दवाई को लेने से, और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तब बाद में दवाई लेना है। तो बेहतर है कि तुम रिपोर्ट का इंतजार करे बैठे लेना चालू कर दो, क्योंकि बम्बई में स्थिति ऐसी है कि 6-6 दिन तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं रहे तब तक आदमी मृत्यु हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन का बहुत बड़ा कारण ये है कि मेडिकेशन का समय से फ्री नहीं होना। तो डॉक्टर साहब जब ज्वाइन करेंगे तो हमें उनसे सबसे पहला सवाल ही पूछना है कि सेल्फ मेडिकेशन कैसे लिया जाए, कब लिया जाए और कितना खुद शुरू कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन में फेविफ्लू की गोली हम नहीं लें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पहले दिन पहले बुखार के अंदर ही व्यक्ति ने ये सब चालू कर दिया तो उसको दवाई तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब तक तो आपके पास रिपोर्ट भी आ जाती है। वहाँ टेस्टिंग करके गए, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब जिस दिन मुझे जाना था, फ्लाइट था, उस दिन मॉर्निंग में मेरे 72 आवर्स कंप्लीट हो रहे थे और मेरी फ्लाइट शाम को 4 बजे थी। तो मेरे मन में एक भय था कि ऐसा नहीं कि मेरे को एयरपोर्ट से लौटा दिया जाए, मैंने टिकट तो बुक कर लिया। मैंने एक ब्रांच मैनेजर से बात करी, यार मैंने कहा ऐसी स्थिति, तो बोले मैं आपको डुप्लीकेट रिपोर्ट एक वो दिलवा देता हूँ। बोले आप चिंता मत करो। और जिस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर जब का एक साइड इफेक्ट होता है, पर ये जरूरी नहीं कि वो साइड इफेक्ट सबको बैठ जाए, लेकिन 100 में भी 1% का भी साइड इफेक्ट है। मुझे ये पुणे सल्फेट का उस समय मलेरिया में, जब 75-76 में मलेरिया में सिर्फ पुणे में उपयोग होती थी, तो उसका एक ही साइड इफेक्ट है जिसको बोलते हैं सिंकोनिया। ये सिंकोना पेड़ से निकलती है, पर ये 100 में से 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहरे हो जाते हैं, लेकिन 98% के कान में घंटी बजती रहती है, परंतु वो 8 या 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक हायर से आपका रेजिस्टेंस जो है वो सेटअप हो जाता है। इसलिए आप हायर एंटीबायोटिक ना लें। इससे बेहतर ये कि आप लंग्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। जैसा कि डॉक्टर गोयनका ने बोला है कि आप ऑक्सीजन का मैक्सिमम तो अंदर की तरफ लें, लेकिन ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो रहा है उसको कम से कम उपयोग करें। आप बताइए ऑक्सीजन का कंजम्पशन उपयोग कहाँ ज्यादा होता है? जैसे अचानक आप टीवी देख रहे हो, आपको गुस्सा आ गया, आपने न्यूज पेपर पढ़ा, कोई घटना, आपको गुस्सा आ गया, तो आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने ब्लड प्रेशर और अपने ऑक्सीजन कंजम्पशन को उपयोग कम करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन जो हम लेंगे ज्यादा, लेकिन कंजम्पशन उपयोग कम करेंगे तो क्या होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे। आप कोई भी दवा ले लीजिए, लेकिन एंटी
बैक्टीरियल ड्रग को बहुत सोच समझ के लीजिए, वरना मुझ जैसे कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दवाइयों का साइड इफेक्ट भुगत रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। इसलिए क्योंकि अगर हम जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति एक से विस्की पीता है, कुछ दिन बाद वो 2 से पीता है, उसका वो 5 से विस्की भी पी के काम चला लेता है। इसी प्रकार आपके शरीर में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होता है। अगर आप आज एक गोली खा ली और आपने कल परसों नहीं ली, तो ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे बॉडी में सेटअप हो जाएगा, और जब आपको वास्तव में एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ेगी तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसका असर नहीं होगा, और हो सकता है आपको कोई फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक देना पड़े। भाई ये बात मैं कह के समाप्त करता हूँ। बाकी मैंने जाकर अभी देशमुख से भी रिक्वेस्ट किया, उज्जैन से, हो सकता है वो हमारे से प्राप्त हो जाए। मैं उनके साल का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट पर हम और डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज आरटीपीसीआर रिपोर्ट, जिसमें कि हर लैब का अपना अपना एक सिस्टम है रिपोर्ट को लिखकर देने का। कोई सीटी लिख रहा है, कोई साइकिल लिख रहा है, कोई परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन लिख रहा है, और कोई जो है HOCT की वैल्यू लिख रहा है। मैं अभी पिछले 7 दिन में 4 मेरे जो कलीग्स हैं उनकी रिपोर्ट्स को देख चुका हूँ, जो अलग अलग जगह से जिन्होंने टेस्टिंग कराई थी। परमार जो है साथ में, मेरी वाइफ अभी परसों पॉजिटिव आई है। CRPTC जो कराया था हमने, उसको हमको 4 दिन में रिपोर्ट मिली है। उसके पहले जब इनको थोड़ा सा भी ये प्रॉब्लम हुआ था, तो हम डॉक्टर से मतलब कंसल्ट में करके इनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। तो हम दोनों की कराई थी रिपोर्ट, जिसमें इनकी पॉजिटिव आई और मेरी नेगेटिव आई है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ये HRCT कराओ। अब HRCT के लिए गए तो हम लाइन में 40 लोग थे, और मतलब नंबर आता कुछ भी 7 से 8 घंटे में, वो रिपोर्ट भी सेकेंड डे दे रहे हैं। तो इसके लिए दादा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि HRCT के लिए भी इतनी लाइन लग रही है, और वहां पर अगर अपना पेशेंट संक्रमित ना हो तो भी होने की संभावना हो रही है, बहुत ज्यादा देर हो रही है वहां पर भी। और जैसे ये जो भी मंत्री साहब ने बात कही, उसका मैं बहुत समर्थन करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पहले दिन से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप को पहले से सिक्योर करें। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा टाइम भी निकालते हैं तो जो नया स्ट्रेन है उसमें इन्फेक्शन इतनी जल्दी आपके लंग्स में जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको जरा सा भी कुछ सिम्टम दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डरे ना। पॉजिटिव आएगा तो हम उससे लड़ेंगे, उससे निकलेंगे, और घर पे इलाज करते रहेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, फिर घर पे ज्यादा समस्या होगी, ये पैसे का भी नुकसान होगा, हमारे परिवार को भी नुकसान होगा, हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अनुराग जी, आपको और मैडम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जल्दी स्वस्थ हों। और आपने अपनी मन की बात रखी, ये स्वाभाविक सी बात है कि ये परेशानी है, क्योंकि मैं नॉर्मल अगर एक दहशत का माहौल सा बन गया है। इसीलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारी सिचुएशन क्या है वो एनालिसिस हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हमारे को ब्रीथिंग लेने में इश्यू ज्यादा आ रहा है, या खांसी बलगम ज्यादा आ रहा है, या सिर दुख रहा है हमारा, तो हम उस हिसाब से अपना डिसीजन लें और उस हिसाब से हम आगे बढ़ें। क्योंकि मन में भय है, इसलिए डेफिनेटली हम वी हैव टू मूव टू द हॉस्पिटल, और ये भय ही हमको वहां ले जाता है और वहां इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और हैं। आपने अगर कल परसों दैनिक डिपार्टमेंट से ऐड हो सकता है, डॉक्टर साहब हमारे बीच जुड़ गए। अगर डॉक्टर साहब हो इस आईडी पे तो कृपया हमें मार्गदर्शन दे। हेलो, अगर HOD ENC शायद मुझे लगता है कि कोई डॉक्टर साहब ने ज्वाइन की है मीटिंग, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हो और अगर वो हमको परामर्श देना चाहे तो सादर आमंत्रित है। दीपक सर अपनी बात कंटिन्यू रखें। हाँ, मैं चाह रहा था भार्गव सर, दीपक सर आप जरा चेक कर लें कि क्या हमारे साथ वो जुड़े हैं, और यदि जुड़े हैं तो उनका हम परिचय भी दे देंगे और फिर हम उन्हीं को पूरा फोकस होकर सुनेंगे। तो मैं जो बात शिखा दीदी ने ऐड किया है, तो अगर शिखा सकलेचा जी इनका परिचय देना चाहें या भार्गव जी के डॉक्टर साहब है तो वो परिचय दे सकते हैं। ठीक है, अनुभव शेयर करें। और विजय सोनी जी ने बहुत ही अच्छा वीडियो कोविड को लेकर अपने यूट्यूब पे डाला है, तो भाई विजय सोनी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अनुभव शेयर करें। दादा के चरणों में सादर अभिनंदन और धन्यवाद धर्मेंद्र भैया। मैं अभी जब कोविड में था तो करीब 17 दिन में सेल्फ आइसोलेशन में रहा हूँ घर में, और मेरी पत्नी और हम दोनों। तो इस दौरान मैंने इस देश के और विश्व के भी इवन बड़े बड़े डॉक्टरों के ब्लॉग पढ़े और वीडियो भी काफ़ी सुने हैं, और काफ़ी मतलब मैं दिन भर यही ज्ञानवर्धक चीज़ें देखता था।
तो उसमें मैंने एक चीज देखी थी कि अपने यहाँ कई डॉक्टर जो है डायरेक्ट सिटी स्कैन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कई लोग खुद से अपना सिटी स्कैन करवा रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो गाइडलाइन या जो चल रही है उसके हिसाब से उसी व्यक्ति को सिटी स्कैन कराने चाहिए, जो मैंने देखा है कि जिसको या तो सांस लेने में कोई तकलीफ पड़ रही हो, या उसको कोई जैसे ज्यादा कफ हो रहा है या ज्यादा खांसी हो रही है, और मतलब स्थिति अगर ज्यादा नियंत्रण से बाहर है तो ही सिटी स्कैन के लिए उसको जाना चाहिए। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको तबीयत में सुधार हो रहा है तो उसको सिटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सांस फूल रही है जैसे बहुत ज्यादा, तो आपको सिटी स्कैन के लिए जाना है। अगर ज्यादा ही कफ हो रहा है, खांसी बंद नहीं हो रही है, तो जाना है। अदरवाइज अगर 3-4 दिन के मेडिकेशन में आपको ठीक लगने लगा है तो आपको सिटी स्कैन नहीं कराना है। दूसरी चीज एक और है कि सिटी स्कैन लोग शुरू में, जैसे आज कोविड हुआ और आज ही सिटी स्कैन करा लेते हैं, तो ये भी सरासर गलत है। सिटी स्कैन का प्रोटोकॉल बोलता है कि आपका जो सिटी स्कैन के प्रोटोकॉल के हिसाब से आप जब पॉजिटिव होते हैं तो उसके 4th डे या 5th डे आपको जो है सिटी स्कैन करवाना है, क्योंकि वही दिन सिटी स्कैन कराएंगे तो उसमें कुछ अपने को ऑब्जर्वेशन दिखेंगे। तो शुरू दिन जो लोग सिटी स्कैन करा लेते हैं तो उसको कराने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए सिटी स्कैन सबके लिए नहीं बना है। और दूसरी चीज, मैंने एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाह रहा हूँ कि जिसको अभी कोविड का जो नया स्ट्रेन आया है, इसमें मैक्सिमम लोगों को सर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं और आंखों में जलन हो रही है, ये प्राइमरी सिम्टम है। तो ये अगर ये होते हैं तो आप सचेत हो जाए और जो डॉक्टर से परामर्श कर लें, और जो कोविड के प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर आप वो ले लेते हैं 5 दिन के लिए, तो आपकी सिचुएशन जो है नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी और जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अचित अग्रवाल जी जुड़ गए क्या? नहीं जुड़ रहे। आ गए डॉक्टर साहब, आ गए जी। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं डायरेक्ट मेरे फोन से बात करा रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में रतलाम में पदस्थ डॉक्टर अचित अग्रवाल, जिन्होंने रतलाम ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कोविड के रोगियों का उपचार किया, ऐसे ही हमारे युवाम परिवार के साथी भाई अचित अग्रवाल का युवाम की चौपाल में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। नमस्ते भैया, सभी बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम। दादा को विशेषकर मैं दोग देता हूँ और सभी साथी जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना। हेलो दादा, दोग देता हूँ मेरा जी। आ रहे आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बना रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से ही हो रहा है जो हो रहा है। बस इसी शुभकामनाओं के साथ एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी अपना मास्क लगाए रखें, सभी घर में अपने ही लोगों से दूर रहें और अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखें। बस नितिन, मैं एक तो प्रश्न कर सकता हूँ क्या? जी दादा, बिल्कुल कर नितिन जनरली ये जैसे कोविड के भी नए लक्षणों में कुछ परिवर्तन हुए हैं और कई बार ऐसा भी आया, अखबारों में लिखा हुआ बड़े बड़े वैज्ञानिकों का और हेल्थ साइंटिस्ट का कहना कि भाई शुरू में लक्षण भी नहीं आते लेकिन कोविड होता है। तो सामान्यतः मेरा अपना अनुभव है कि मेरे घर में भी 2 कोविड पॉजिटिव हुए हैं और मेरा अपना अनुभव भी सामने मेरे रिश्तेदारों में भी कई हुए हैं कि जनरली कोविड के लक्षण आने से जांच कराने के पीछे 5 दिन का मार्जिन हो ही जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पहले के सीजनल फीवर होगा, फिर हम सोचते सामान्य बुखार होगा, फिर हम सोचते कोई अब तक फ्लू होगा थोड़ा छोटा मोटा, और उसके बाद में जब 5-1 दिन बाद हम टेस्ट कराते हैं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो 8 दिन बाद हमें पता लगता है कि हमको कोविड पॉजिटिव है। फिर हम कोविड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है उस ट्रीटमेंट में एक सी है, विटामिन सी, जिंक 2 है, एक पेन 40 है जो एसिड बनने से रोकती है, उसकी क्या बोलते हैं गोली लेते वो, तो 3-4 गोली है। तो मेरा कहना है कि आपकी राय में कि जैसे हमें सामान्य लक्षण घर में हो और हम 4-5 दिन घर में रुके, तो क्या वो 5 दिन घर में वेट नहीं करें? मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न कि अगर घर में रुके तो 5 दिन क्या कुछ गोली हम ऐसी ले सकते हैं कि भविष्य में अगर कोविड की संभावना हो तो उसका प्रभाव कम हो जाए? ऐसा कर सकते हैं क्या? दूसरे प्रश्न का जवाब ये है कि अगर अपन भविष्य में कोई गोली लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने 3 या 4 गोली ऐसी डिसाइड करी है जो अपन प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे ले सकते हैं, जिसका एक का नाम आइवरमेक्टिन है जो 12 mg की आती है। उसका डोज एक रोज 4 दिन तक कंटिन्यू निरंतर है। एक मल्टीविटामिन होती है जिसमें जिंक सप्लीमेंट होना जरूरी है, जिंक जो 50 mg एक दिन में मिलना चाहिए। आजकल 61 mg में आती है जो मल्टीविटामिन का कोई भी हिस्सा ले सकते हैं 14 दिन तक। ये 2
प्रोफाइलैक्सिस हो गया, और एंटीबायोटिक में बहुत साधारण जिसका वायरल एक्टिविटी पे ज्यादा महत्व है, जिसको बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, 100 mg में आती है, बहुत सस्ती सुंदर साधारण गोली है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो एसिड को फॉर्म भी नहीं करती है, जिसको गेस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो वो अपन सुबह शाम 5 दिन तक, साथ में एजीवोक जो गवर्नमेंट गाइडलाइन ने दी है, एजिथ्रोमाइसिन जो आजकल फेमस हो गई है 500 mg की, एक रोज 5 दिन तक, ये 4 गोली ऐसे है जो मेन सप्लीमेंट कहलाते हैं अगर आप प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये जो स्ट्रेंथ आया है इसमें आप अगर अपन सोचे कि अपन पहले से कोई प्रिवेंशन कर ले तो दादा इसका कोई वो है ही नहीं। तो नितिन, ये जैसे आप इतने केस का अनुभव कर रहे हैं, हाँ, तो जैसे कि अभी जो देख रहे थे 1% 2% के बीच में, हाँ, तो मुझे क्या बोलता है कि आदमी जब 99% ठीक हो रहा है, 1% मर रहा है, तो इन दोनों के बीच में सावधानी में क्या अंतर रहा? जो मर रहा है उसकी लागत कहाँ हुई, और जो स्वस्थ है उसने क्या प्रिकॉशन रखे जिससे वो स्वस्थ जल्दी हो गया? 85 साल का, 90 साल का, 92 साल का भी घर जा रहा है, और 30 साल का आदमी भी मर रहा है बच्चा। ये डिफरेंसेस है, तो आपका अनुभव क्या बोलता है, आपकी रीडिंग क्या बोलती है इसके मामले में? इसका 2 कारण है। मतलब ट्रीटमेंट लाइनअप जो है ऑल ओवर इंडिया एक ही गाइडलाइन है, ऐसा कोई महान नहीं है कि वो अलग से कर रहा है और यहाँ अलग से कर रहा है। एक तो उसको समय पे उपचार न मिला, तो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनामिक, आदमी की बॉडी उसको ड्रग को कैसे रिएक्ट करती है वो उस पर डिपेंड है। दूसरा, उसको कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। ये 2 चीजें मेन है। मतलब व्यक्ति अगर कम उम्र का है और अगर वो वीक है, ऑलरेडी वीक है और माइंड से सेटल नहीं है, मतलब अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो उसकी बॉडी में जो रिएक्ट होना चाहिए, मतलब जो रिजोल्यूशन होना चाहिए, सुधरने की कगार जो आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है, जिससे वो एकदम सडन कोलैप्स और डिस्निया होने लगता है, जिससे उसकी ब्रीथ डिफिकल्ट बढ़ जाती है। मतलब ऑलरेडी होता तो वो डिफिकल्टी में है, पर उसको ब्रीदिंग के साथ साथ डिस्निया होने लगता है, हार जाता है जैसे, उसकी वजह से वो एकदम से सडन कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब सीटी वैल्यू को थोड़ा सा क्लियर करें कि सीटी वैल्यू को लेकर थोड़ा सा एक अपनी बात रखें, क्योंकि ये समझ में आने लग जाए तो शायद समझते हैं कि हमारे को डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि हमें हॉस्पिटल की तरफ कब मूव करना चाहिए। सीटी वैल्यू को लेकर जी, कोई साइकिल लिखता है, कोई सीटी वैल्यू लिखता है, जी बताइए। हाँ, ये सर सीटी वैल्यू क्या होती है? सीटी वैल्यू एक मतलब जो अपने लंग्स में एक क्राइटेरिया होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर बिलो 10 है, मतलब स्कोर जिसको कहते हैं, आप जो साइकिल की बात कर रहे हैं, बिलो 10 है, दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब पेशेंट घर पर भी सीवियरिटी के दौर पे जाने के पहले ही रिकवर हो सकता है। बस शर्त एक ही है कि वो अर्ली आया हो, मतलब अपने फेफड़ों को और खराब करके ना आया हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला हो। अब माइल्ड टू मॉडरेट में क्या होता है, सीटी स्कोर के अलावा एक पेरेनकाइमा होती है, जो लंग्स का जो पार्ट होता है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो वो कितना परसेंट है, आजकल कुछ सिटी वाले ऑलरेडी उसमें डिफाइन कर देते हैं। तो जितनी पेरेनकाइमा उसमें इन्वॉल्व है वो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। अगर बिलो 20%, फेफड़ों में अगर 20% से कम का इन्फेक्शन है तो अपन उसको इजी गोइंग घर पे होम क्वारंटाइन करके विद मेडिसिन उसको ट्रीट किया जा सकता है, पर डिपेंड ऑन कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं होना चाहिए, शुगर, बीपी। उसमें लिखा, हाँ उसमें लिखा हुआ रहता है CT7, CT8 या CT वैल्यू जो है वो 20 या 15, वो आउट ऑफ 25 होता है। 7/25 इसी के लिए लिखा होता है, मतलब 7/25। तो वो 7 मतलब जो स्कोर है वो डिपेंड ऑन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, वो भी लिखा हुआ होता है उसमें। अगर माइल्ड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मॉडरेट है तो आप अस्पताल में इजी गोइंग एडमिट करके 2-3 दिन अपनी पूरी रूटीन चेकअप करवा के उसको वापस आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, यदि क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर, यदि किसी पेशेंट को ऑलरेडी एक बार कोविड लास्ट ईयर हुआ है और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन भी हो गया है, तो उसको नया न्यूज वाला, ये नया जो डेवलपमेंट हुआ है न्यूज में, वायरस में, क्या दोबारा उसको कोविड हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, 100% हो सकता है। बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए हैं जो मतलब सब कुछ कंप्लीट होकर और एज भी कम है, मतलब 45 ईयर के, ये जो क्राइटेरिया जो उन्होंने 45 से 60 का रखा है,
60 का, वही 46 ईयर का एक आदमी जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, पहले कोविड भी हो गया है, उसको दोबारा कोविड देखने को मिला है और ऐसे 10-20 केस देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचित अग्रवाल साहब। हमें एक छोटा सा मेरी भी जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो ठीक है, आप सभी लगे हैं तन मन और धन से। मेरा ये अनुरोध है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके कोविड पेशेंट है या नहीं है, सस्पेक्टेड है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर पहले से जो रेमडेसिविर के लिए जो अपनी डिमांड करते हैं और वो डॉक्टर आप लोग तय करें, लेकिन उसके पहले वो अपने सोर्सेज से, मतलब एक पेशेंट के लिए 10-10 जगह लोग करते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि बाजार में रवि सत्य, आप डॉक्टर है और आपने कई रोगियों का उपचार किया है, तो नीडफुल जो पेशेंट है उनको ऑलरेडी रेमडेसिविर मिल रहा है, लेकिन जो लोग जबरदस्ती ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन लेने के लिए या रेमडेसिविर के लिए प्रयास करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दादा, आ रही है। ये बंद होना चाहिए। ये मतलब इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है कि आप पहले से रेमडेसिविर को अवेयर के रखिए और इसके कारण जिसको मतलब ज्यादा प्रायोरिटी में जरूरत है वो पा ही नहीं पा रहा है इसको, और इसी कारण इतनी सख्ती हो गई है। पहले भी इलाज हो रहा था, पहले भी लोगों को सब चीजें मिल रही थी। ये जो स्टोर करके रखने की प्रथा चलाई है, ये इसी कारण से सारी सुविधाएं असुविधाएं में बदली है। धन्यवाद। दादा कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, देखो एक तो मुझे ये मैसेज आया कि ऑक्सीजन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कब लेना चाहिए, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या कोई ऐसे देसी इलाज है जिससे हम उस समय को थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को टाल सकते हैं, यानी कोई योग में या कोई खाने में ऐसी चीजें गोली हो जो ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करके थोड़े समय को ऑक्सीजन की व्यवस्था इतने समय को बचा सकती है। और बहुत सारी ऑक्सीजन का ना होना कहाँ जी, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे ऑक्सीजन की अर्जेंट नीड में लगे, वो हो सकता है, पर उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि 85 के ऊपर और 95 के नीचे हो तो ही हो सकता है। दूसरा, पेशेंट उसको उस समय एक्सर्शन न कर, मतलब पहले उसका कोई परिजन या साथी पहले से व्यवस्था कर ले। उसके अलावा दादा इसमें कोई ऐसा योग या एक्सरसाइज नहीं है कि जो अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दे। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही एक्सर्शन करा व्यक्ति ऑलरेडी कफ की वजह से पीड़ित रहता है, वो कब उसको कब उल्ला देगा वो पता नहीं कर पाता है वो। डॉक्टर एक छोटा सा क्वेश्चन ऑक्सीजन को लेके मेरे पास क्या है कि बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप मुझे ये छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए। पीछे लाइन में ठीक है, वो पेशेंट है और एक्चुअली मेरा ये मानना है कि उन रोगियों को उपचार मिले, इसके लिए हम अभी डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय, मतलब ओपीडी में आप बता नहीं सकते, नीलू भैया का पहले फोन आया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्टर को, क्योंकि बाहर 50-60 लोग ओपीडी में खड़े हैं, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब इस मानव सेवा में लगे हैं, उसमें युवाम परिवार उनके साथ खड़ा है और हृदय से उनका कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीपक सर, मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमारे बीच में रखी और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ और प्रश्न जैसे दिमाग में है कि हम एक ऑक्सीमीटर लेकर घर में खरीद लाए हैं और हम अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करें, 92, 95 लाइक दिस हमारे बीच में आ रहा है ना। कोविड पेशेंट जब उसका भी ऑक्सीजन लेवल अगर इसके बीच में मूव कर रहा है, बुखार भी नहीं है और सिर दर्द भी नहीं है, परंतु गला ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे मन में एक संदेह उठता है कि क्या हमारा अगला स्टेप टुवर्ड्स हॉस्पिटल है, क्या हम लंग्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल तो अच्छा दिखा रहा है परंतु फिर भी खांसी नहीं जा रही है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि कफ, और इसको लेकर हम अपने आप को एग्जामिन नहीं कर सकते कि वो हमें कहाँ पर परेशान कर सकता है। सो ये हमें डिस्कशन में कहीं ना कहीं हम लोगों को ये राय लेके हमारे साथियों के बीच में लानी चाहिए, किसी और डॉक्टर से भी बात करके, कि यदि ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, सिरदर्द भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, परंतु खांसी खत्म नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। मेडिसिन कंटिन्यू है, बाकी सारे प्रोसेस भी हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें अगली स्टेप सीटी स्कैन की तरफ जाना चाहिए या हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए। ये भी एक प्रश्न है जो हम कहीं ना कहीं से इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे।
यस, कोई और अपनी बात? बहुत सारे साथी अभी कोरोना से संक्रमित है। आदरणीय दीपक लाठी सर भी अभी हैदराबाद में कोविड पॉजिटिव है और वो मीटिंग में ज्वाइन है। अगर दीपक लाठी सर अपनी बात रखना चाहें, साथ ही नरेश जी सगलेचा हमारे बीच में उपस्थित है। धर्मेंद्र सर जो कोरोना से लड़ के आए उनके लिए चाहे शब्द का उनको कंपल्सरी रखना चाहिए, उनके ज्ञान का अनुभव लेना क्या? जी बिल्कुल सही है। कपिल खंडेलवाल अपनी बात रखेंगे। जी दादा प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। मैं खुद भी अभी कोविड पॉजिटिव हुआ और लगभग 20 दिन से आइसोलेशन में था और मैंने अब ठीक हो गया हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और 2-3 दिन पहले बैंक भी ज्वाइन कर लिया है। मेरा सर इसमें केवल थोड़ा सा और चीजें हैं जो मैंने केसेस देखे हैं कि मेरी मदर भी पॉजिटिव हुई थी, मेरा कलीग भी पॉजिटिव हुआ था, उसकी वाइफ भी। हम सबकी सिटी वैल्यू HRCT स्कैन में अलग अलग रिपोर्ट आई, इन्फेक्शन रेट अलग था, एज अलग था और प्रॉब्लम्स अलग अलग थे पहले से बॉडी में, लेकिन हमने लगभग सेम ट्रीटमेंट लिया और फिर भी ठीक हुए। उसमें कुछ चीजें जो अभी डिस्कस नहीं हुई है वो और ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें सन बाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह सुबह आप जितनी देर सन बाथ ले सकते हैं, सूर्य की धूप में बैठ सकते हैं, वो करें। और कुछ हमने जो एक्सरसाइज की थी उस समय, जो मैंने शेयर किया है वीडियो, उस एक्सरसाइज से थोड़ी सी लंग्स की कैपेसिटी वाकई में ऐसा लगा कि बड़ी। थर्ड क्वेश्चन चीज जो थी, ऑक्सीजन लेवल जो मैंने क्वेश्चन डाला था, एक समय ऐसा आया था कि मेरी माता जी जिनकी उनका 60+ है, उनका ऑक्सीजन लेवल 92 तक भी आया था और हम यही सोचे थे कि उनको एडमिट किया जाए हॉस्पिटल में या और कुछ वेट किया जाए। फिर हमने उनको एक्सरसाइज चालू कराई, सनबाथ चालू कराया, कपूर वालिया जो है कपूर, अजवाइन और लौंग मिला के पुड़िया बना के सुंघवाई और 2 होम्योपैथिक दवाई है, कैम्फर और एक और कोई चीज जो मैं फोटो भेज दूंगा, वो दी। तो उससे उनका ऑक्सीजन लेवल वापस ठीक हो गया, वो आइसोलेशन से भी बाहर आ गए। अब 97 तक उनका ऑक्सीजन लेवल चल रहा है, डेली मॉनिटरिंग हो रहा है। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि इसमें पल्स रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि पल्स रेट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, वो मैं जानना चाह रहा था। अगर किसी को नॉलेज हो तो उस बारे में बताएं। और दवाइयाँ सारी वही ली जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, जिंक, आइवरमेक्टिन, मोन्टेक एलसी और डॉक्सी, और खांसी हुई तो कफ साइरप लिया। बस ये चीजें हमने की और इससे सभी को फायदा हुआ। और पैनिक नहीं होना है, बस मेरा यही है कि जो ज्यादा पैनिक हो गया है, जो जितना जल्दी हॉस्पिटलाइज हो गया है, वो बहुत डेंजर है। सेकंड, इसमें डिले नहीं होना है। अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि सिम्टम्स है और उसको जितनी जल्दी आप टेस्ट करवा लेते हैं, भले रैपिड एंटीजन कराए, वो भी लगभग 90-95% ठीक होता है। RT-PCR में टाइम लग रहा है, लेकिन रैपिड एंटीजन 15 मिनट में आपको रिपोर्ट बता देता है, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। अपने को एक लगभग अप्रॉक्स पता पड़ जाता है। थर्ड चीज में कहना चाहता हूँ, जैसा बहुत से लोगों ने बोला यहाँ पर कि CT स्कैन नहीं करवाए या ये नहीं करवाए, मेरा मानना है कि प्रिकॉशन के तौर पे CT स्कैन करवा लेना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। उसका कारण ये है कि मेरे को लगता है कि CT स्कैन वैसे ही है जैसे अपन टेस्ट पेपर देते थे युवा में, कि हमको अपना एक लेवल पता पड़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, कुछ पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन हमको अपना इन्फेक्शन लेवल पता पड़ जाता है कि अभी कितना % इन्फेक्शन है, हमारी पोजीशन, हम की कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई नुकसान नहीं है, करवा लेना चाहिए। पैसे जरूर खर्च हो रहे हैं, लेकिन लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं। थैंक यू। धन्यवाद कपिल भाई, बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये बात मैं भी आपकी बात को एंडोर्स करूंगा कि मेरे ऑफिस में जो लोग इन्फेक्टेड हुए, उन्होंने खुली हवा, धूप का सेवन इस पर फोकस किया कि वो जिस कमरे में, वो कमरा उन्होंने दूसरे लोगों से तो बंद रखा, पर उसकी खिड़कियां, दरवाजे मतलब अपने उससे बाकी हिस्से खुले रखे। हवा पानी का उन्होंने पूरा ध्यान रखा, धूप उनको मिले, क्योंकि उससे उस वायरस की जो तीव्रता है वो कमजोर पड़ती है और वो हमारे लिए अच्छी बात है। एक विटामिन C के लेकर हम जो बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ टेबलेट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर हमको कच्चा आंवला मिल जाता है, हम उसका इस्तेमाल करें, या मार्केट में जो आंवले के जूस हैं, डाबर है, झंडू है, या ब्राउन किसी में से भी वो आंवले जूस को भी हम दिन में 2-3 बार पिए, क्योंकि इसमें खटाई की
बहुत सारे सुझाव बहुत अच्छे लगे। एक चीज जो मैं कर रहा हूँ अभी कि हर 4 घंटे में एक बार दोनों नाक में अपने नथुनों में या तो अपन तिल का तेल डाल लें 1-1 बूंद, या सरसों का तेल डाल लें या नारियल का तेल डाल लें और मास्क लगा लें। अपनी बहुत बचत होगी फिर, क्योंकि अपनों को हमको तो बाहर भी जाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, तो हम ये बिल्कुल वापर रहा हूँ मैं। और इसका कई जगह से सुझाव भी आ रहे हैं इस बात के, नाक में तेल डालने के, और उसके अच्छे प्रभाव हैं। कौन सा तेल ज्यादा अच्छा रहेगा नरेश? कौन सा तेल ज्यादा अच्छा रहेगा? तिल का, सरसों का और नारियल का, तीनों ही बहुत अच्छे तेल हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि रामदेव जी ने आड़ू तेल निकाला है, वो मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ, तो वो इसके लिए उसमें जो डेडिकेटेड तेल है वो आड़ू तेल है। रामदेव जी की छोटी मॉडल आती है 50-60 रुपए की। अपने आप को तुरंत फोकस करके और हमें सलाह लेकर उस पर काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। इसमें दीपक सर एक और कोई अभी आनंद राय ने बहुत अच्छा सुझाव डाला, और मुझे कल ये कंवर साहब ने बोला था कि एक लोग मुंह में रखे, ये बताइए गले के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस इकट्ठा होने कोशिश करते हैं, ये शायद उनके लिए अच्छा इलाज है। तो कंवर साहब ने कहा था कि रात को सोते वक्त भी एक लोग मुंह में रख के रात को सो जाए, और अभी आनंद राय ने एक मैसेज भी डाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मैसेज लिख रहे हैं वो बोलने में क्या तकलीफ है उनको? भाई 10 लोग देखे, मैसेज सबको देखने में, तो मैंने आनंद राय साहब से, पीयूष चौधरी बार बार मैसेज डाल रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कि इतना गंभीर विषय है, आपकी एक लाइन किसी की जिंदगी भी बना सकती है, किसी की जिंदगी भी बचा सकती है, तो आप बोलते क्यों नहीं है? हम ऐसे बोल रहेंगे तो क्या क्या होगा अभी बताइए ना? तो दुनिया ही बोल रही है ना, बोलने में क्या तकलीफ? पीयूष चौधरी को भी, आनंद राय को भी मैसेज लिख रहे हैं। तो आदरणीय दादा प्रणाम, अनुराग चोर से बोल रहा हूँ। दादा 1 मिनट बोल सकता हूँ? बोलो अनुराग, बोलो। दादा मैं एक सबसे विनम्र निवेदन और करना चाहता हूँ कि अभी जो माहौल चल रहा है, चारों तरफ नकारात्मक खबरें हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो बस मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे माहौल में अपने आप को सकारात्मक रखें, सकारात्मक लोगों से बात करें और सकारात्मक कार्यों में अपने को लगाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा नकारात्मकता आपके आसपास होगी, आपको इस बीमारी से लड़ने में परेशानी होगी। तो थोड़ा सा सकारात्मक माहौल अपने आसपास बना के रखें, अपने परिवार में बना के रखें, सबसे अच्छे से बात करें तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। अनुराग, आपने एकदम सही बात बोली है। हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं तो आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि ये दिन भर 24/7 न्यूज चैनल जो हम देखते हैं इसको बंद कर दें। ये मैं पिछले 2-2.5 साल से इस पे पालन कर रहा हूँ, और मैं सभी साथियों को जहां भी मुझे मौका मिलता है बोलता हूँ कि आप न्यूज चैनल से दूर रहें, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे कोई भी न्यूज हो, नकारात्मक कुछ भी नहीं एकदम ठीक बात है। कोई मतलब नहीं है। रजनी तो 70 साल पहले बोल रहे थे कि टीवी ने बंद करो, यही बात भापति जी ने भी बोली है। ये अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आवश्यक है कि हम ये फालतू चीजों से बाहर रहें, दूर रहें। आनंद राय अपनी बात रखें। आनंद राय। सभी लोगों को नमस्कार। दादा मैं बनारस से बोल रहा हूँ, और युवाम परिवार से कुछ महीने में मल्हारगढ़ में सुमन जी के सहयोग से जुड़ा रहा था। फिलहाल मैं बनारस में हूँ। अभी मैं जो बात कर रहा था लौंग की और काली मिर्च की, अभी हमारा परिवार पूरा अंडर मेडिकेशन है, सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड। जान रहे हैं कि टेस्ट में देरी हो रही है, तो इस वजह से प्रिवेंटिव मेडिकेशन चल रहा है, एंड होपफुली वी विल ओवरकम। सब कुछ ठीक है। बट कल रात का मैं इंसिडेंट आपको शेयर करूं। एक जितना भी हम मेडिकेशन लेते हैं ना, तो इट क्रिएट्स ड्राई माउथ, हमारा मतलब मुंह सूख जाता है जी। तो होता क्या है, जो हमारी जीभ है ना, कभी कभी ऊपर के तालू में जाके चिपक जाती है, इट क्रिएट्स वैक्यूम, और ये फिर जो है ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा लगता है कि हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसकी सिंपल प्रॉब्लम रहती है कि जो सलेवा है वो हमारे मुंह में जनरेट नहीं होता ड्राई माउथ की वजह से। और कल मुझे अचानक ऐसी रात को मेरा मतलब ऊपर जाके चिपक गया और फोर्सफुली मुझे नीचे लाना पड़ रहा था। 3:30 रात को मैं बहुत परेशान हुआ, तो मेरा सिंपल एक लौंग डाली मुंह में, और उसके बाद जो उसका जो लिक्विड जनरेट हुआ, और उसने बहुत मुझे हेल्प की। मतलब एक ये इस चीज़ से बचे कि ये ब्रीदिंग का बहुत बड़ा इशू हो गया है ड्राई माउथ का, उससे भी बचे। और ये लौंग और काली मिर्च आप एक बार लेते हैं, अगर उसको रखे रहें तो ये घंटों चलता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं लें। डॉक्टर की सलाह है कि काली मिर्च से थोड़ा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो भी हमारे मित्र बंधु अगर ब्लड प्रेशर के हों तो थोड़ा किसी भी चीज़ का एक अति तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक लौंग और एक काली मिर्च अगर आप ले रहे हैं तो वो घंटों चलेगा।
अब इसको रखे से कल रात को मैंने एक लिया तो सुबह तक मेरे मुंह में रहा और मैं अच्छे से नींद में सोया, लेकिन इमीडिएटली मुझे मतलब इट क्रिएट्स मेंटल प्रॉब्लम कि ऐसा क्या हो गया, मतलब हम पैनिक कर जाते हैं। तो लौंग और काली मिर्च से भी काफी एक बताया जाता है, हम लोग डॉक्टर तो नहीं है, हम लोग अपने अपने जो चीजें पढ़ते हैं। बहुत सही सलाह दी आपने। तो आप लौंग काली मिर्च के लिए मुझे लगता है कि सिंगल आप ले सकते हैं, तो दिन में 2 बार भी लेंगे तो आपका 6-6, 7-7 घंटे जो है आराम से निकल जाएगा। एक लौंग और एक काली मिर्च आनंद? हाँ, एक लो, ज्यादा नहीं लेना दादा, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है तासीर ना, तो बीपी वगैरह बढ़ाता है। अच्छा, चाय में लौंग काली मिर्च डाल के पी सकते हैं? वो चाय में तो दादा आप कोई भी ऐसी चीज जैसे दालचीनी डालने के लिए कहा जा रहा है, और इवन आप अगर घर में अगर थोड़ा बहुत किसी के पास लॉन है तो पारिजात का पत्ता होता है, पारिजात के पत्ते को आप डाल लीजिए, तो ये भी मतलब फीवर का शमन करता है एक तरीके से। अच्छा। तो ये जो भी पारिजात हुआ या दालचीनी हुआ, तो इन सबको आप बिल्कुल चाय में, और चाय के साथ आदत ही डालने की, चाय को दालचीनी और इसके साथ डाल के ही पिए। और बाकी दिन में 2 बार आप लौंग और काली मिर्च को आप रखें, जीभ के नीचे रख लें, ये अपने आप पड़ा रहेगा। बहुत पूछने की कोशिश न करें, इससे थोड़ा सा जो लिक्विड निकलता रहेगा वो आपके गले को मॉइस्ट रखेगा, सूखापन नहीं होने देगा, जो दवाइयों का एक इफेक्ट होता है। गोपाल, ये आनंद बहुत अच्छी बात बोली। ये जयेश जी ने तब आपको बोला था कि बहू को जब मैंने टेस्ट करवाया वो आधे घंटे वाला तो नेगेटिव आया, तो उन्होंने कहा था कि रात को मुंह में लौंग रख के सोए, और आज आनंद ने बोला, मैं सोचता हूँ अपन दिन भर ये एक जैसे बोला आनंद ने, दिन में 2 बार अपन कर सकते हैं, तो अपन एक अच्छा इलाज है। आनंद ने बताया है। सही है। हाँ, दिन में एक बार लौंग, मैं एक बार बोलूं। हाँ, ऐसा है कि लौंग का बिल्कुल आनंद सर ने सही बताया, दिन में एक बार लौंग रखना चाहिए, शाम को रात को ये कर सकते हैं। पर ये लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीजों का अधिक सेवन करने में शरीर में गर्मी बहुत बढ़ती है, तो वहाँ पे अपने थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ इम्बैलेंस नहीं हो जाए। तो लौंग तो ले सकते हैं अपन। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है, वो उसके बारे में बीच में आपके साथी किसी ने बात की थी, तो मैं जरा ये मेरी बॉटल खोल के बताऊंगा आपको। ये एक ऐसी बॉटल है, ये दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर एक कागज, जो छोटा सा अपना पत्ता जो बोलते हैं अपन, नेपकिन होता है, उसके अंदर काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, कपूर, इन चारों का पूरा कर लिया खरन में पीस के, और उनको इसके अंदर मिला लिया, और इसके बाद इसके अंदर एक थोड़ा सा 4 से बूंद अजवाइन के तेल की या इसकी टर्पेंटाइल के तेल की डाल दी, और उसके बाद मैं इसको सूंघने में लेता हूँ एस्ट्रिगेट का। तो ये आपको इन सब चीजों के लाभ देगा, लेकिन गर्मी से बचाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लंग्स की हेल्थ को सुधारने में काम आएगा। जैसे मैं इसको कैसे यूज करता बताता हूँ। इसके अंदर ये कपूर, लौंग, काली मिर्च और अजवाइन, ये 4 चीजें हैं, और यूकेलिप्टस का ऑयल है, यूकेलिप्टस के ऑयल की कुछ बूंदे हैं। इसके बाद मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। और इसको मैं थोड़ी देर होल्ड करके रखूंगा, और उसके बाद अपना अनुलोम विलोम का प्राणायाम का जो तरीका होता है, इससे मुझे काफी लगता है कि लंग्स की क्लीनिंग होने में बहुत हेल्प हो जाती है, लंग्स की हेल्थ में मतलब काफी सुधार होता है। ये बात मैंने महसूस की। बाबा, ये जो आप कर रहे हैं, ये जैसे पूरी बना के सूंघने का, ये एक अच्छा है, और ऐसा कहा गया है कि इससे ऑक्सीजन बढ़ जाती है। एक सुभाष भाई ने मुझे मुंबई से एक मैसेज डाला था कि एक आदमी का ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के आसपास आ गया था, बच्चे का, तो उन्होंने ये कपूर की पूड़ियां बना के सूंघने का काम ही किया दिन भर, तो उससे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ के 96 तक चला गया। तो क्या इसके बारे में कोई वैज्ञानिक तथ्य है कि ये सूंघने से लाभ क्या है? तो कपूर में लाभ है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा इससे, कि बैक्टीरिया शांत हो गए, इसमें क्या है? पर फायदेमंद है। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी पिछले 10 दिन से कर रहा हूँ। मैंने एक बात कहूँ, अभी एक्चुअली देखा जाए तो हम क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये अभी इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ मिले और ढूंढे, और किसी के पास कोई जगह नहीं है। कपूर जो है, एक चीज मैं बोलूँ इसमें, कपूर जो है कर्पूर गौरम करुणाओ तारम महा, मतलब समझ लीजिए कपूर जो है वो वैदिक काल से औषधिक रूप में चला आ रहा है। तो ये माना जाता है कि कपूर का जहाँ भी दूध में लगाया जाता है, वहाँ पे आसपास के बैक्टीरिया खत्म होते हैं। कपूर की तासीर मानी गई है, आज से नहीं बरसों से मानी गई। तो ये अजवाइन है, जैसे उसका एक है, वो एंटीबैक्टीरियल है अजवाइन। अब तक पता है कि बच्चों को भी पेट के अंदर यदि कोई तकलीफ होती है, पेट दर्द होता है, तो उसका अजवाइन देते हैं, तो उसका पेट दर्द बंद हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इसी के गुण अपने को थोड़ा मालूम है।
अब इनको अपन खाने जाते हैं तो ये गर्मी करते हैं, तो ये कहीं कहीं मुझे लॉजिकल लगा। अभी अपन ज्यादा दिमाग लगाने की वजह इसमें बेहतर ये था कि कौन सी लॉजिकल लगती है, किसमें कम से कम नुकसान है। अभी नुकसान है, अपना नुकसान क्या है? अगर मान लो किसी ने कहा कि इनको सूंघना है, तो इनमें सूंघने में क्या नुकसान है? खाने में नुकसान हो सकता है, सूंघने में कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात आपने ज्यादा महसूस की होगी, आपने कहा कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इसका कारण मैंने जो अनुभव किया है, छोटा सा साइकोलॉजिकल है, कि जब आप इसको सूंघते हैं तो आपकी इच्छा होती है बहुत लंबी सांस लें आप। इसके अंदर कपूर की खुशबू और अजवाइन की खुशबू आपको प्रेरित करती है कि आप बहुत गहरी सांस लें। तो जब आप गहरी सांस लेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आपको लगेगा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, काम बढ़ गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी जैसे आप अपन कहीं भी इत्र कहीं लगाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि जहाँ इत्र हो, अच्छी खुशबू हो, वहाँ अपन बहुत गहरी सांस लेते हैं। खुशबू आ रही होती है वहाँ अपन नाक को बंद कर लेते हैं कि सांस नहीं ले। तो ये कुछ बड़े बनने के नहीं चाहते कि व्यक्ति अगर इसकी अच्छी खुशबू आएगी। हेलो, हाँ गोपाल भैया, कपूर के बारे में छोटा सा मैं बताना चाहूंगा, इजाजत हो? जी जी बोलिए सर, बोलिए दादा। हमने सुना है कई बार कि जब अपन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन हमारी कम हो जाती है तो कपूर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ये वैज्ञानिकली प्रूफ है। सही बात है, मैं बिल्कुल सही बात बोली है। तो हम कभी बोलते हैं नीचे जेब पे कपूर लेके जाओ, जब हम ये अपने पालीकोना के पहाड़ पे, सतपुर के पहाड़ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं कपूर लेके जाओ, कपूर सूंघना बाब है। सही है, करेक्ट, ये बात सही है। दादा, हम लोगों ने काफी चर्चाएं करी। हमारे एक पार्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज अवर डाइट, कि इसमें हमारे को हमारी इम्यूनिटी बनाने के लिए खान पान पे भी विशेष रूप से फोकस करना है कि क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए। हेवी खाना नहीं खाया जाए क्योंकि इससे लीवर का असर पड़ता है। आपका लीवर कहीं ना कहीं उसे डैमेज होता है इस कोरोना के कीटाणु की वजह से। तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, जैसे कीवी के लिए दादा इतने लोगों ने प्रमोट किया है कि कीवी एक सुबह एक शाम आप एक कीवी खाएं। कीवी के अंदर जो कुछ कंटेंट है वो इतने फायदेमंद हैं जो हमारे को कोविड के अंदर फायदा पहुंचाते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में। सिमिलरली हल्का खाना हम लोग डाइट के रूप में लें, है ना, मूंग की दाल वगैरह है, दलिया है, इस टाइप की चीजें जो वैसे भी नॉर्मली हम फीवर आता करता तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ड्राई फ्रूट्स में भी जैसे अंजीर के बारे में बहुत प्रमोशन मिल रहा है कि अंजीर रात को भिगो के और सुबह उसका पानी अगर पिया जाए, क्योंकि पानी ज्यादा जल्दी डाइल्यूशन में रहता है तो वो काम करता है। तो ऐसी चीजों से भी मेरा है कि जो लोग पेशेंट के रूप में रहे हैं उस दौरान उनको डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया, क्योंकि डॉक्टर नॉर्मली अभी मना कर रहे हैं फ्रूट मत खाइए, क्योंकि उनका मानना है कि फ्रूट अगर ठंडा होगा तो वो जाकर उसके बलगम को और उसको बढ़ा सकता है। तो मेरा क्या मानना है कि जो लोग पेशेंट रहे हैं, जो उस दौर से गुजरे हैं, उनको डॉक्टर ने फ्रूट्स के मामले में या डाइट्स के मामले में क्या कहा वो शेयर करें और बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात कहें, ताकि हम लोग उस पर भी फोकस कर सकें कि कैसे हम अपनी डाइट को चेंज करें इस दौरान। दीपक सर 2 मिनट में बोलूं, कमलेश मेहर बोल रहा हूँ। जी कमलेश भाई बोलिए। हाँ दादा, चैनल पर सभी गुरुओं को प्रणाम। कमलेश कहाँ है तू? मैं अबू धाबी में हूँ दादा। अरे बाप रे, वहाँ तो कोरोना नहीं है ज्यादा? नहीं, यहाँ कम है, यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमको बुला लेना वहाँ पे। स्वागत है दादा, सभी आ जाओ, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। पूरे परिवार बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है दादा, है ना। यहाँ एक अच्छी बात है दादा, देखो मैंने रतलाम और से थोड़ा कंपेयर किया। अपने यहाँ 50 रुपए 10 रुपए इसकी पेनल्टी लगी थी पहली बार मास्क नहीं पहनने पे। कोरोना से चालू होने से 6 महीने पहले मैं लद्दाख गया था, तो ये तथ्य है, मैं पूरी डिब्बी लेके गया था और वहां जाके कपूर सूंघा था। तो ये बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल से कोई संकोच की बात नहीं, कपूर फायदा करता है। तो कपूर, अजवाइन और ये अपना लौंग को पोटली बांध के जो सूंघने की बात चल रही है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल वैज्ञानिक है और वो अनुभव की हुई है ना। सेकंड चीज ये मैंने अनुभव किया है कि अभी जो पेशेंट एकदम कमजोर होता है ना, जैसे उठते ही उसको देखोगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो उठ के अगर वो संतरा वगैरह लेता है तो एकदम उसमें इंस्टेंट एनर्जी आती है। कई बार जो उसकी ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, ये मेरा ऐसा मानना है जो मैंने अनुभव अपने साथियों पे किया है कि उसका कमजोरी से उसका ऑक्सीजन लेवल कई बार कम आता है। तो वो जैसे इंस्टेंट एनर्जी ग्रुप में अगर संतरा वगैरह लेता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद और कपूर सूंघने के बाद आप उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे तो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ मिलेगा। ये मेरा मानना है और मेरा अनुभव है। कमलेश मेरा जो है, मैम कमलेश आप दोनों से मेरा एक प्रश्न ये है कि एक तो कपूर सूंघने की फ्रिक्वेंसी कितनी होना चाहिए? तो ये दिन में कितनी बार कपूर सूंघे, कि दिन भर ही सूंघते रहे क्या? कोई उससे नुकसान की गुंजाइश तो नहीं है?
नुकसान तो नहीं है, लेकिन सीधा नहीं सूंघे। रुमाल बांध के अगर अपन सूंघ रहे हैं थोड़ा सा दूर से है। और दूसरा क्या है ना, रात को सोते समय अपन अपने बेड पे ही तकिए के नीचे अगर उसको पोटते को रख ली बांध के उसको, तो कोई नुकसान नहीं, हल्की हल्की खुशबू आपकी इसमें आती रहेगी। बहुत बढ़िया, सीधा एकदम सूंघना वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, नरेश सकेजा भी कुछ बोलना चाह रहे थे? कमलेश कुमार सर कुछ बोलना चाहता। के लिए हमने हल्दी वाला पानी थोड़ा सा नमक डाल के गर्म करके पिया था, उससे हमारा कफ एक दिन में पूरा खत्म हो गया था। वो एकदम बहुत ज्यादा रिलैक्स किया था उससे। दूसरी चीज जो कपिल जी दोबारा बताएं कपिल जी, हल्दी वाला प्रोसेस दोबारा बताएं आराम से। हल्दी का पानी मतलब पानी में हल्दी डाल के उसको बॉईल करके और थोड़ा सा नमक डाल के उसको पीते हैं गरम गरम, तो सीप लेके थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, तो उससे कफ बहुत जल्दी खत्म होता है। एक चीज। वेरी गुड। दूसरा, नारियल पानी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है, बहुत अच्छा अपना हेल्प करता है रिकवरी करने में। बॉडी में पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, उससे काफी फायदा होता है नारियल पानी, ऑरेंज जूस से। थर्ड चीज, इसमें जो डाइट की बात आई थी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे, मुझे कहीं से पता पड़ा कि इसमें जितना ज्यादा लिक्विड आपने लिया है तो आपका वायरस यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, तो वो ज्यादा इसमें इफेक्टिव है। ये और ऐड करना चाहता था सर। थैंक यू। धन्यवाद कपिल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कमलेश कुमावत जी अपनी बात रखें। हाँ सर नमस्कार। दादा चरण स्पर्श सभी साथियों को नमस्कार। स्वास्थ्य के विषय में काफी चर्चा चल रही है, तो इसमें एक मेरा बरसों पुराना एक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उसमें यह है कि आपका लहसुन और हल्दी, ये दो चीज़ें मैं कम से कम 8-10 साल से ले रहा हूँ, और उसके लेने का ये परिणाम है कि मुझे आज तक बुखार नहीं आया है 10 सालों के अंदर। और हल्दी और लहसुन, और वो कैसे लेता हूँ ये मैं बताता हूँ। मैंने शुरुआत ऐसे करी थी कि पहले मैं इसको शाम को ले लिया करता था खाना खाने के बाद में, एक लहसुन की कुली चबाकर और पानी के साथ उसको गटक जाता था ताकि वो मुंह में जलन ना हो। जैसे ही हल्की सी दांत में उसको पंचर किया और पानी के साथ उसको गटक लिया, और ये करने से शुरुआत में मुझे लूज मोशन 2-4 दिन हुए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे आराम हुआ, फिर उसमें उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। अब इन 10 सालों से मैं लगातार लहसुन ले रहा हूँ और लगातार हल्दी ले रहा हूँ, बिना ब्रेक के, गर्मी के अंदर भी ले रहा हूँ बिना ब्रेक के। इससे प्रभाव ये पड़ा कि मुझे इन 10 सालों में बुखार नहीं आया कभी भी। तो मुझे किसी ने बताया था कि मेरी दादी का कैंसर लहसुन लेने से ठीक हुआ है। तब से मेरे दिमाग में आया कि यार जब लहसुन लेने से अगर कैंसर तक ठीक हो सकता है तो अपनी छोटी मोटी बीमारी तो निश्चित ठीक हो सकती है। तब से मैंने शुरू किया और मुझे 10 साल से बुखार नहीं आया। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि ये जो लंग्स के अंदर जो आपका कफ जम जाता है, इसके लिए पहले जनरली मेरे कफ की समस्या हमेशा रहती है, और हमेशा मेरे शरीर में कफ रहता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कफ की समस्या मेरी शुरू हो जाती है। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली, उसमें फर्क तो पड़ता था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वापस वो शुरू हो जाती थी। अभी मैंने विटामिन सी चेवल करके एक जो है वो दवा मैं ले रहा हूँ, और उससे क्या हुआ कि मेरे इस पे प्रभाव पड़ा है। और मुझे ये वाली जो दवा है, ये मैं आपको बता दूं, इसमें ये पत्ता मेरे पास रखा हुआ है, और इसको लेने से इसका नाम है विटामिन सी चेवेबल। विटामिन सी चेवेबल। हाँ तो ये लिम्फो, इसको लेने से समस्या खत्म हो गई। ये जो मैं रेगुलर प्रयोग कर रहा हूँ इसको, और मेरे परिवार के लोग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, इससे उनके कफ में भी कहीं सुधार हुआ है। तो अगर कहीं व्यक्ति अगर लहसुन और ये लेता है तो अगर बुखार नहीं आता है तो बहुत सारी बीमारियों से अपन बच जाते हैं। दूसरा, जब भी मुझे बुखार, सर एक थोड़ी सी बात और बोलना चाह रहा था जी कि जब भी मुझे बुखार आता है तो जनरली जैसे बदन गर्म करके बुखार आता है, तो इसका एक जनरली प्रयोग मैंने स्वयं ने किया है कि मैं क्या करता हूँ कि पानी की बाल्टी लेता हूँ
उसके अंदर दोनों पैर मेरे डाल देता हूँ और मेरे पेट पर ठंडे पानी की एक पट्टी पेट पर रखता हूँ और एक मेरे माथे पर और एक गले पर। उससे विदिन 15 मिनट या विदिन 5 मिनट वो जो टेम्परेचर मेरी बॉडी में जनरेट हुआ है वो कहीं कम हो जाता है। उसके कम होने से बुखार उतर गया, उसके बाद में गोली का जो ट्रीटमेंट अपना चल रहा है तो उससे जल्दी फर्क पड़ जाता है। बस खाली इतना ही कहना चाह रहा था। अगर कोई धन्यवाद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सही बात है, धन्यवाद कुमार जी। दो तीन बातें और जो निकल कर आई लहसुन को लेकर भी, उसको लेकर, तो दादा मैं समझता हूँ अब हमें इसे एक आखिरी मोड़ देते हुए इसे एक बार रिवाइव कर लेना चाहिए कि एक तो स्थिति ये कि हम खुद को सेफ रखें, परिवार को सेफ रखें और चारों तरफ जो एक भय का माहौल है उसे हम बढ़ने न दें। इसके लिए हमारी जो अभी दिनचर्या है उसको हम कैसे परिवर्तित करें। दादा ने जैसे शुरुआत में अपनी बात कहते हुए कहा था कि जैसे हमने बाकी चीजों को अपनी दिनचर्या में डाल रखा है, कोविड के आने के बाद से हमारी दिनचर्या में कुछ चीजें और हमको जो ऐड करनी है वो हमें करना चाहिए कि हमें सुबह उठ के गर्म पानी का आदत एक हमें डालनी चाहिए, स्टीम लेने की हमें आदत डालनी चाहिए, गार्गल करने की हमें आदत डालना चाहिए, कुछ सुबह नाश्ता हल्का फुल्का। एक तो हम खाली पेट रहते हैं क्योंकि रात भर हमने रात को 8-9 बजे के आसपास खाना खाया या 6 बजे खाना खाया और फिर सुबह हम खाली पेट हैं काफी देर तक, वो भी ठीक नहीं है। तो जल्दी थोड़ा नाश्ता हमें कुछ न कुछ एक डाइट लेनी चाहिए, हल्की फुल्की कुछ भी। और इसके अलावा जो हमारा स्टीम का सिस्टम है वो हमें फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, अच्छे फ्रूट्स वगैरह हम जो सीजनल फ्रूट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करें और जो सूंघने की चीजें की जो पोटली की हमने बात करी थी हम उस पर भी फोकस करें। समय रहते हम टेस्ट कराएं यदि हमें थोड़ा भी सिद्धा लगता है और डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयां लें, मेडिसिनली प्रिकॉशनरी भी हम ले सकते हैं, वो भी बात हमारे सामने निकल कर आई है। दीपक जी के अनुसार ज्यादा ना लें क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानसिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके लिए अच्छे मनोरंजन गाने सुने, व्यर्थ की बहस में सरकार को कोसने में या प्रदेश की या देश की किसी को भी कोसने में अपना समय न व्यतीत करें। खुद को खुश रखें। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा, तब तक हम शायद हमारे दिमाग पर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी किसी चीज से लड़ लें, हमें अपना जीवन अगर बचाना है तो हमें खुद पर ही काम करना होगा और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चीजों को सामने लाएं, जो अच्छा हो रहा है उसको लोगों को बताएं, लोगों का मनोबल बढ़े। क्योंकि ये समय ही हमारा मेडिकल भी हम लड़ रहे हैं, परंतु शायद मानसिक युद्ध अगर हम लोग जीत पाएंगे तो वो केवल हम खुद ही जीत पाएंगे, उस पर हमें खुद को ही कार्य करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि काफी कुछ आज हम लोगों ने समझा है, सीखा है और बहुत अच्छा होता अगर डॉक्टर अरुण अग्रवाल भी अपने व्यस्तम समय में से कुछ हमें समय दे पाते तो हम लोग शायद आज और सारगर्भित बातें उनसे जान पाते। कुछ प्रश्न आज भी अभी मन में हैं तो मेरा मानना है कि जहां से भी हमें लोगों को मिले या कोई ऐसा जो हमारा फैमिली डॉक्टर हो उनसे पूछकर ग्रुप में लोगों के बीच में रखें और उसे बढ़ाएं, तो हम सब लोग खुद के साथ साथ समाज को भी हम लोग स्वस्थ रख पाएंगे। और यही आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे हमारे चारों तरफ जो क्षति हो रही है उसको हम बचा सके। धन्यवाद। सर एक और जानकारी जानना चाह रहा था मैं, वो ये कि ये जो वैक्सीनेशन जो अपन लगा रहे हैं इसमें एक मेरे मन में ये भी आता है कि जिनने वैक्सीनेशन लगाया विषय को रखे, सब लोग अपने अपने अनुभव जरूर शेयर करें, बोले। मुझे एक शिकायत है, कई लोग बोले नहीं है, इसे भी सबको बोलना चाहिए थोड़ा। जितनी बोलना से उनको इसका वैज्ञानिक कारण बता दूं कि बोलने से जो बात आपके दिमाग में है, मस्तिष्क में, वो आपके कर्म का पार्ट बनने की एक प्रोसेस में जुड़ जाती है। तो कृपया उसे बोले मेरे का, तो वो आपके पार्ट से आप सोच रहे कि एक लोग मुंह में रखना, आप बोलेंगे तो वो आपके कर्म में जुड़ जाएगी, नहीं तो वो विचार में नहीं जाएगी। आप बोले कि भाई हमको अदरक खाना चाहिए, ये मेरा नहीं है, तो विज्ञान का कहना है, मेरा नहीं कहना है। इसलिए कई बार अपन जब याद करते हैं, जब बचपन में तो अपन कापी लेकर जोर जोर से बोल बोल के याद करते थे। इसीलिए अपन रामायण, महाभारत, गीता, नौकार मंत्र, इनको बार बार क्यों दोहराते हैं? भाई वही नौकार मंत्र दिन में 10 बार क्यों दोहराते हैं? वही गायत्री मंत्र दिन में 10 बार क्यों दोहराते हैं? और दोहराने से हमारे कर्म का हिस्सा बनता है। तो मेरा सभी से कहना, कई लोग नहीं बोले, मेरा बड़ी शिकायत नहीं कि ऐसे विषय पे भी नहीं बोलते जो आपके जीवन से जुड़ा है, और आपके बोलने से आपके घर वाले भी प्रेरणा लेते हैं, घर वाले भी सुनते हैं, आप उनको भी कह सकते हैं। तो थोड़ा मेरा सभी से कहना है कि देखिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा। जो नई परंपरा डालना है, एक अनादिकाल से परंपरा डाल रही है कि हमें इतनी बजे उठ के मंजन करना, खाली पेट पानी पीना के नहीं पीना, 1 गिलास पीना के 2 गिलास पीना, फिर चाय पीना, दूध पीना, नाश्ता करना, भोजन करना, एक सदियों से लोगों परंपरा डाली। अब ये नया युग है, ये नए युग में नई परंपरा डालनी है
तो हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा परिवार के मुखिया के रूप में, और जब तक ये परंपरा हम नहीं स्थापित कर पाएंगे हम आने वाले किसी नुकसान से बच नहीं पाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये परंपरा डालने के लिए आप कटिबद्ध हो, और उसकी प्रोसेस है। जैसे आज की मीटिंग में 80 से ज्यादा लोगों ने शामिल शिरकत की, मोर देन 80। मैं सोचता हूँ टू एंड फ्रो आने और जाने वाले जोड़े तो ये संख्या 100 से ऊपर गई है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार किसी हमारे पहली या दूसरी बार मीटिंग में इतने लोग आए, अगली बार सभी अपने अपने विचार शेयर और अनुभव लेके आए। जैसे आज जो कुछ विषय नए आए कि भाई लोग रखना, तो अपने अनुभव लेके आए लोगों पे कि क्या रखना। कपूर सूंघने से क्या होगा, ये अपने अनुभव लेके आए। गोपाल ने बोला कि भाई अजवाइन का उपयोग करना, तो ये सबके अनुभव लेके आए। तो मेरा ऐसा अनुभव है गोपाल जी, और आप अगर अनुमति दे तो ये अगली बार रविवार के लिए घोषणा कर दे। ऐसा है आप मैं गोपाल जी एक माफी चाहूंगा। दादा क्या बहुत दिन हो गए, जितने भी वरिष्ठ लोग मैंने देखे नाम, आज जो लोग ज्वाइन थे और नहीं बोल रहे थे, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वो आपकी क्लास के पहले दिन का भूल जाएंगे, दिख जाएंगे, और नहीं बोलेंगे तो काजू भी सड़ जाएगा। तो वो बहुत दिन हो गए दादा, उनको डोज मिलना बहुत जरूरी है। आपने डोज दे दिया है और मैंने भी दे दिया है, उनका नाम न लेके, है ना। और दादा मैं कोशिश करें कि होम्योपैथिक के कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हम शामिल करें, आयुर्वेद के कुछ एक्सपर्ट्स हैं हम उनको शामिल करें, क्योंकि आज आपको याद होगा तो हमारे बीच में से एक सदस्य जिन्होंने जो ठीक हुए हैं पूरी तरीके से और बैंक जाने लगे, उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान होम्योपैथिक की 2 दवाइयों का भी नाम दिया था। तो उनका अपना असर है और वो बहुत काम की होती हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, अगर वो व्हाट्सएप पे नाम डालते, पूरा उसका अनुभव डालते सर। हाँ, वो नाम शेयर करके अनुभव करें कि नाम और अनुभव डाल दे, तो हम वो नाम दवा खरीद ले बाजार से, वो नाम अनुभव डाल दे, नाम और अपना अनुभव क्या रहा होगा। तो मेरा था कि तो मेरा दादा कि अगली बार हम थोड़ा किसी आयुर्वेद के एक्सपर्ट को या हर्बल के एक्सपर्ट को और होम्योपैथिक के एक्सपर्ट्स को भी हम लाने की कोशिश करें, ताकि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम बात करें कि भाई आंवले का जूस पीना है, तो अल्टीमेटली वो विटामिन सी है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे हमारे पास आ रहा है, वो हमारे को पता चलेगा, और हम उसको कितना लें, कैसा लें, कौन सा लें, ये भी हमें जानने को मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेके गोपाल भैया मैं समझता हूँ करना चाहिए। डाइट का समय हो रहा है और स्टीम का समय भी हो रहा है। ठीक है, आप घोषणा करें गोपाल जी अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ बिल्कुल, इसको बंद कर देते हैं, अपन यही समाप्त करते हैं। चुपल एक दो आज का समापन केवल 2 लाइन में बोलना चाहूंगा कि अपन ने जो बात की है, एक तो ये है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, तो अपने को मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। दूसरी बात है, एक है प्री कोविड और एक है पोस्ट कोविड, ये 2 बात यहाँ पे मुख्य रूप से आई है। तो अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक हरिद्वार जब मैं गया था एक बार, तो वहां पे गायत्री परिवार के आश्रम में बड़ी जोरदार लाइन पड़ी थी, जीवन में कभी भूलता नहीं हूँ, कि गुड हेल्थ कम फ्रॉम किचन नॉट फ्रॉम द मेडिकल शॉप। अच्छी हेल्थ आपके किचन से आती है, मेडिकल की शॉप से नहीं आती है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो चौपाल पे चर्चा हुई है उसके अंदर जितनी भी प्री कोविड बात हुई है, प्रिवेंटिव बात, उसके अंदर लहसुन, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, आंवला, कपूर, नमक, नींबू, ऑरेंज जूस, नारियल पानी, प्याज, हवा, दूध, पानी, इनकी बात हुई है। एक भी इसमें दवाई नहीं है। तो ये प्रिवेंटिव जो है सब घर में किचन में मिलता है। और उसके बाद जितना भी पोस्ट कोविड है, पोस्ट कोविड की डॉक्टर साहब ने अपने को 4 दवाई लिख दी है, और उसमें एक ही ध्यान रखना है कि अपन ज्यादा तक इंतजार नहीं करें, और जैसे ही आपको कोई भी चीज होती है तो तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। इसके साथ ही आज अपन समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा विषय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।